हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर सोनू वर्मा डॉट एजुकेशन पर, और मैं आपके साथ सोनू सर आज करने वाला हूं आपके साथ एक चैप्टर का क्विक रिवीजन, जो है ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो आइए हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं जल्दी से क्विक रिवीजन के अंदर। तो ये चैप्टर में स्टार्ट कराने से पहले आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1914 से 19 सॉरी 1914 से 1918 तक, और इसमें लगे थे 4 इयर्स, 4 साल तक चला। और इसके अंदर दो ग्रुप थे, पहला था एलाइड पावर और दूसरा था सेंट्रल पावर। जो एलाइड पावर्स थे इसके अंदर इंग्लैंड, रशिया, फ्रांस, यूएसए और जापान। जबकि वहीं सेंट्रल पावर की बात करी जाए तो इसके अंदर थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की। अब इनको कहा जाता था मित्र राष्ट्र और इनको कहा जाता था केंद्रीय शक्तियां। अब इनके बीच में पोलैंड को लेकर एक अटैक हो गया और एक वॉर छिड़ गया, और ये वॉर कन्वर्ट हो गया वर्ल्ड वॉर के अंदर। और ये वॉर, वर्ल्ड वॉर, जीता इंग्लैंड ने, और जिसकी वजह से जर्मनी के ऊपर इस युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया। जर्मनी के ऊपर कुछ ह्यूमिलेटिंग टर्म्स, कुछ अपमानजनक शर्तें थोप दी गई, और ये अपमानजनक शर्तें ही कारण बनती हैं जर्मनी के अंदर हिटलर के राइज का। ठीक है, सभी जानते हैं कि जर्मनी के अंदर हिटलर का राइज हुआ था, और हिटलर ने बदला लेने के लिए ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में चलता है और खत्म होता है 1945 के अंदर। ये 6 साल तक चला। अब इसके अंदर जो दो ग्रुप थे हमारे, ये दो ग्रुप हमारे कुछ अलग तरह से नाम से हैं। जैसे यहाँ पर एलाइड पावर्स तो पहले वाली थे, लेकिन सेंट्रल पावर की जगह पर यहाँ कहा गया एक्सिस पावर। अब एक्सिस पावर के अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और जापान। यहाँ पे बड़ा चेंज नोटिस करेंगे कि जापान जो पहले एलाइड पावर का पार्ट था, अब वो एलाइड से शिफ्ट हो गया कहाँ पर? एक्सिस के अंदर। यहाँ पर वही पुराने देश इसके अंदर। और ये वॉर भी फाइनली किसने जीता? ये वॉर भी जीता एलाइड्स ने, इंग्लैंड ने वॉन करा। अब इंग्लैंड के जीतने के बाद अब यहाँ पर यूरोप, ये जीत तो गया था एलाइड पावर, लेकिन फिर भी इंग्लैंड और दूसरी कंट्रीज थी यूरोप की जो, वो बहुत वीक हो गई थी। अब वीक होने पर दो ऐसी कंट्रियां सामने आई जो अपने आप को वर्ल्ड पावर होने का दावा करने लगी। एक तो थी यहाँ पर यूएसए और एक थी यहाँ पर रशिया। ये अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई अब वर्ल्ड के अंदर हम ही तो सबसे पावरफुल कंट्री बची है। लेकिन ये किसी भी हालत में युद्ध नहीं करना चाहती थी, वॉर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उनको पता था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या आउटकम निकला। किस तरह से यूरोप, जो पहले क्रेडिटर था, दूसरों को कर्ज देता था, वो कर्जदार बन गया। तो इसलिए ये किसी हालत में युद्ध भी नहीं चाहते हैं, और लेकिन इनके बीच में टकराव की स्थिति भी चलती है। तो इसी के लिए, इसी को हम कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया तरह का रिगाइम चालू हुआ, एक नया तरह का दौर चालू हुआ इन दोनों के बीच में, जिसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। क्या कहा जाता है बच्चों? उसको कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर कोई किसी तरह की डायरेक्ट फिजिकल कोई लड़ाई नहीं थी। इसके अंदर यूएसए और रशिया, इन दोनों ने अपने अपने दो ग्रुप बनाए, क्योंकि उस टाइम पर रशिया ने यूएसएसआर बनाया और अमेरिका ने नेटो बनाया, और ये दोनों भिड़ गए आपस में, कोई फिजिकल वॉर ना करते हुए। कंपटीशन का दौर चला। कंपटीशन, इसके अंदर कई सारी चीज़ों का कंपटीशन था, जैसे कि आइडियोलॉजी का कंपटीशन। आइडियोलॉजी क्या थी? अगर हम बात करें अमेरिका की तो उसकी आइडियोलॉजी है कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, पूंजीवाद और लोकतंत्र, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन की, मार्केट ओनरशिप की बात करी जाती है, और रिच और पुअर के बीच में कहीं ना कहीं एक गैप पाया जाता है। जबकि सोशलिज्म की बात करी जाए, जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी, जिसमें स्टेट ओनरशिप की बात करी जाती कि सभी उत्पादन की चीज़ों पर राज्य का स्वामित्व होगा, राज्य का नियंत्रण होगा, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमंग ऑल, कि जितने भी हमारे देश के अंदर ऑर्गेनाइजेशन या लोग हैं, सब पर बराबर का उसके अंदर बांटा जाएगी चीज़ों को, रिसोर्सेज को। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो ब्लॉक बने हमारे, एक नेटो और एक वार्सा। जो नेटो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जबकि वार्सा जो है ये यूएसएसआर का पैक्ट है। अब इन दोनों ने अपने दूसरी कंट्रीज को अट्रैक्ट करना चालू करा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री इनकी तरफ आएँ, और यहीं से चालू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, कोल्ड वॉर की एक लड़ाई। तो कोल्ड वॉर के अंदर यहाँ पर 3 बार ऐसी सिचुएशन आई जब ये कोल्ड वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो सकता था। फर्स्ट इज क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, इसको क्यूबा मिसाइल संकट बोलते हैं, बर्लिन की दीवार के लेकर, और कोरिया का वार।
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो युद्ध हुए वो। अब 1991 के अंदर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर खत्म, तो भैया हमारे पास है यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें से ये खत्म हो गया तो कितना बचा हमारे पास, एक। इसका मतलब वर्ल्ड है वो दो ब्लॉक में बटा हुआ था, एक यूएसए वाला और एक यूएसएसआर वाला। तो अब एक खत्म हो गया तो एक ही बचा ना, इसका मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अब एक ही पोल बचा है। तो इसी को कहा गया एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। और इसी के साथ चालू होता है यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब कि अब वर्ल्ड के अंदर एक ही सबसे पावरफुल कंट्री बची है, जिसका नाम है यूएसए। तो आइए इस चैप्टर के अंदर कुछ हम थ्योरेटिकल चीजें देख लें। जैसे कि पहला हमारे पास पॉइंट है, 1961 के अंदर बर्लिन की दीवार को बनाया गया। अब बर्लिन की जो दीवार थी ये सिंबल था कोल्ड वॉर का। हम बात करें बर्लिन ये है तो बीच में एक दीवार बनी थी, एक पार्ट यूएसए को सपोर्ट करता था और एक पार्ट यूएसएसआर को। और बर्लिन की जो वॉल बनी थी बीच में, ये कोल्ड वॉर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी, और ये 9 नवंबर 1989 को इसे तोड़ दिया गया, क्योंकि इसके टूटने के बाद ही धीरे धीरे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन भी हुआ। और 25 दिसंबर 1991 को, इस डेट को याद रखना बच्चों, ये एग्जाम में एमसीक्यूज के अंदर कई बार आती है। तो ये 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का फाइनली डिसइंटीग्रेशन हो गया, सोवियत संघ टूटकर बिखर गया। इसको बोला जाता है सोवियत संघ का विघटन। अब हम बात करते हैं द बर्थ ऑफ सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन का जन्म कैसे हुआ था। अब देखा जाए तो बेटा सोवियत यूनियन का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं रशिया से हुआ था, क्योंकि रशिया के अंदर जो राजा था जार निकोलस, वहां पे ब्लडी संडे इवेंट होता है, ड्यूमा बनती है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन, ठीक है। और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन होता हुआ यहाँ पर जो वहाँ की पार्टी है, लेनिन की पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, ये बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे कम्युनिज्म और सोशलिज्म का आइडियोलॉजी आती है, और इस तरह से यूएसएसआर हमारा स्टैब्लिश हो जाता है। तो यूएसएसआर का कहीं ना कहीं जन्म का क्रेडिट अगर देखा जाए तो वो सीधा सीधा रशिया को जाता है। तो 1917 के अंदर, 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशन के बाद ही बोल्शेविक पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी बन जाती है, और इन्होंने ही यूएसएसआर को स्टैब्लिश करा, सोवियत संघ की स्थापना करी थी। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ फैक्चुअल चीजें लिखी हुई हैं इसके बर्थ को लेकर, कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत संघ, सोवियत रशिया की स्टैब्लिशमेंट हुई, ये एग्जिस्टेंस में आया। इट प्रोमेटेड इक्वलिटेरियन सोसाइटी। इक्वलिटेरियन सोसाइटी मतलब समतावादी समाज, समतावादी मतलब जहाँ पे सबको इक्वलिटी की बात करी जाए। बेस्ड ऑन स्टेट ओनरशिप, यहाँ पे स्टेट की ओनरशिप थी, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सभी चीज़ों के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण था, गवर्नमेंट का नियंत्रण था। अब यहाँ पे किन चीज़ों की क्या फीचर्स थे इसके, सोवियत यूएसएसआर के, सोवियत प्रणाली के क्या फीचर होते हैं। पहला देखते हैं, इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियाज। तो कार्ल मार्क्स जैसे फिलोसोफर से, जिनके सोशलिस्ट आइडिया थे कि सोसाइटी पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, स्टेट का कंट्रोल हो, तो ये उससे इंस्पायर्ड थे। प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित अर्थव्यवस्था, मतलब कि 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं हमारे, तो 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं इनको इस्तेमाल करा जाता था। यहाँ पर 5 वर्षीय योजना है। डोमिनेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, यूं तो यूएसएसआर के अंदर रशिया को मिलाकर एक रशिया और साथ में 15 कंट्रीज और थी, तो ये 16 कंट्री का ग्रुप था, लेकिन फिर भी चलती यहाँ पर सिर्फ एक ही कंट्री, एक ही पार्टी की थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया की। फैसिलिटी ऑफ मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड कंडीशन, यहाँ पे ये कहा गया कि रशिया के अंदर जितने भी लोग रहते हैं, इधर गरीब और अमीर, सबको एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड जरूर मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन, उनके काम करने के लेवल के अकॉर्डिंग। नो अनएम्प्लॉयमेंट, कोई भी इंसान बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम दिया जाएगा उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके स्किल्स के अकॉर्डिंग। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर करा जाएगा, आसपास यूएसएसआर की जितनी कंट्रीज हैं सब आपस में अच्छे बेटर तरह से कम्युनिकेट कर सकें। स्टेट ऑनरशिप, हर चीज पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, राज्य का नियंत्रण होगा। स्टेट कंट्रोल ऑन प्रोडक्शन, सभी चीजें राज्य द्वारा ही डिसाइड करी जाएंगी कि कितनी बनेगी। अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, सेकंड वर्ल्ड। सेकंड वर्ल्ड मतलब दूसरी दुनिया। तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें यूएसएसआर और इससे जुड़ी हुई जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली कंट्री है, समाजवादी विचारधारा को मानने वाली हैं, इन सबको दूसरी दुनिया कहा गया। अब जो यूएसएसआर के अंदर एक बहुत बड़े लीडर आए जिनका नाम था मिखाइल गोर्बाचेव। अब मिखाइल गोर्बाचेव ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं यूएसएसआर के अंदर, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव के ऊपर कई बार शॉर्ट नोट भी आ जाता है एग्जाम के अंदर। अडॉप्टेड डेमोक्रेटाइजेशन एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन करा और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मांगे 1918 के अंदर। हम बात कर रहे हैं बेटा यूएसएसआर के लीडर हैं ये, और यूएसएसआर के लीडर जहाँ पे रशिया ही डोमिनेट कर रहा था सबसे ज्यादा,
और रशिया के डोमिनेट करते हुए ये किसकी बात कर रहे हैं? डेमोक्रेटाइजेशन की। इसका मतलब यूएसएसआर के जो और भी सदस्य हैं और भी मेंबर्स हैं उन सबको भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटिव बनाना, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, किसी तरह की पॉलिटिक्स जो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी रशिया के यूएसएसआर के अंदर, उसको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर लेकर आना, जिसके लिए इन्होंने दो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे, जिसके से पहला है ग्लासनोस्ट। फर्स्ट इज ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब था ओपननेस, खुलापन, और खुलेपन की नीति कहा जाता है ग्लासनोस्ट को, जिसके अंदर मोर ट्रांसपेरेंसी और राइट्स की बात कही कि जितनी भी कंट्रीज है यूएसएसआर से जुड़ी हुई हैं सबको राइट्स दिए जाएं और उनको इक्वलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी भी हो कि गवर्नमेंट के डिसीजंस कैसे लिए जा रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, उनके कोलिजन के रिलेशन डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे। राइट टू गेट फुल एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, उनको राइट हो कि वो सही इंफॉर्मेशन जान सकें कि एक्चुअली उनका कोलिजन चाहता क्या है, उनका ग्रुप चाहता क्या है, और स्टेट मैटर के अंदर भी उनको पार्टिसिपेट बनाया जाए। दूसरी थी पॉलिसी इनकी प्रेस्टोरिका। और जो प्रेस्टोरिका है इसका मतलब रिकंस्ट्रक्टिंग, इसका मतलब यूएसएसआर का जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कमियां देखी जा रही थी, रशिया के अलावा बाकी कंट्रीज उसके अंदर इंफीरियर महसूस कर रही थी, तो वो उन सभी को प्रेस्टोरिका चाहिए था। मतलब कि ऑल मैटर्स शुड बी रिजॉल्व्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, कभी कि जो यूएसएसआर अकेला डिसाइड कर रहा है वो अकेला डिसाइड ना करें, सभी कंट्रियों के रिप्रेजेंटेटिव्स उसके अंदर जरूर होने चाहिए। एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो इसके अंदर कई तरह के पॉलिटिक्स को लेकर, इकोनॉमिक्स को लेकर या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर रिफॉर्म्स इसके अंदर डाले गए। अब चलते हैं हम बात की यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की घोषणा एक्चुअली करी किसने। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करी बोरिस येल्त्सिन। जो बोरिस येल्त्सिन थे इन्होंने 25 दिसंबर 1991 को इसकी घोषणा करी और ये यूएसएसआर के बाद रशिया के पहले प्रेसिडेंट भी बने। तो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के अंदर रशिया और बेलारूस जो थे इसके साथ इन्होंने घोषणा करी थी। अब यूएसएसआर तो बेटा टूट गया, और यूएसएसआर टूटने के बाद दो पार्ट बने, एक तो रह गया रशिया जो पहले से इसका डोमिनेटिंग पार्ट था, और दूसरा इसकी जो 15 कंट्रीज थी जो नई नई इसके अंदर इंडिपेंडेंट हुई हैं, नई नई आजाद हुई हैं, इनको कहा गया CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। इसका मतलब नव स्वतंत्रित राज्यों का राष्ट्रकुल। तो ये राष्ट्रकुल था किनका? उन राज्यों का जो यूएसएसआर से बिल्कुल नए नए आजाद हुए हैं। तो यहां पर हम देखेंगे इट प्रोमोटेड, क्यों बनाया गया CIS। इसमें 15 देश थे, ये अर्लियर यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, और इन्हों को अचानक से अगर ग्रुप टूटेगा तो ये अपना व्यापार कैसे कर पाएंगे, लेबर कैसे एक्सचेंज कर पाएंगे, गुड्स की कैसे पूर्ति कर पाएंगे, अपने बीच में एक्सचेंज कर अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए इन्होंने CIS की स्थापना करी। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, विच इज रीजंस फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण रहे हैं। तो यहां पर हम देखेंगे बच्चों, पहला कारण जो यहाँ पे रहा, अनेबल टू फुलफिल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, कि जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर के अंदर जो दूसरी कंट्रीज हैं वहां पे जो CIS जिन्होंने बनाया था, रशिया के अलावा जितनी भी कंट्री है वो सभी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके एस्पिरेशंस, उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, क्योंकि उनका पैसा इस्तेमाल करा जा रहा है रशिया के द्वारा और उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक फुल कंट्रोल, तो ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल ऑन सोवियत सिस्टम, इसका मतलब कि बड़े बड़े ऑफिसर्स का, बड़े बड़े जो उसमें डिपार्टमेंटल जो लोग हैं उन्हीं की बात चल रही है सिर्फ, और बाकी लोगों को पूछा ही नहीं जा रहा है इसके अंदर कि यूएसएसआर तो यूएसएसआर है, लेकिन यूएसएसआर को नहीं देखा जाए तो सिर्फ रशिया ही दिखाई दे रहा है इसके अंदर, और बाकी जितनी भी कंट्री है इसके अंदर वो छुप जाती है, उनकी बात ही नहीं हो रही है। टोटल कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑन पॉलिटिक्स, सारी पॉलिटिक्स यूएसएसआर की कौन डिसाइड करता है? सिर्फ एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसकी वजह से दूसरी पार्टियां जो दूसरी कंट्री की थी रशिया के अलावा वो बहुत बेकार महसूस कर रही थी, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था इस पार्टी के अंदर। रिसोर्सेज वर ग्रेटली यूटिलाइज फॉर एटॉमिक आर्म्स, मतलब कि हथियार बनाने के लिए सारा पैसा खर्च हो रहा है, जबकि लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पर रशिया के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर, तो लोगों के पास पैसा नहीं है और सारा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है? हथियार बनाने में। तो लोग इससे कहीं ना कहीं नाराज ही होते हैं कि हमारा पैसा जो हमारे लिए इस्तेमाल होना चाहिए, सड़कें बनने चाहिए, हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, स्कूल्स बनने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, वो सारा का सारा पैसा जा रहा है एटॉमिक आर्म्स के अंदर, कि वो कोल्ड वॉर के बाद कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर में लड़ना बैठे। बैकवर्ड इन टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और कहीं बात करें यूएसए की, तो यूएसए की टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं उन्नत था, कहीं ज़्यादा बढ़िया था,
और वेस्टर्न नेशंस जो है आगे निकल रहा था और रशिया यूएसएसआर पीछे जाता चला गया। डोमिनेंस ऑफ रशिया, भाई जब ग्रुप होता है 16 लोगों का तो 16 लोगों में सिर्फ एक की चले तो बाकी 15 नाराज हो ही जाते हैं। तो वही बात थी रशिया की, तो रशिया उन 16 ग्रुप में से एक था जिससे 15 लोग नाराज ही थे। गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी डेमोक्रेटाइजेशन की, उससे लोग इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने यूएसएसआर को तोड़ना चाहा और उसकी नीतियों को क्रिटिसाइज भी करा गया, बुरा कहा गया। इकोनॉमी ठहर गई थी यूएसएसआर की, स्टैग्नेटेड मतलब ठहर जाना, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही थी, जो ग्राफ होना चाहिए इसका वो ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रहा था। तो जिसकी वजह से रशिया के लोग भी और यूएसएसआर के बाकी अदर्स मेंबर्स भी यूएसएसआर को कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे। इट वॉज अथॉरिटेरियन, यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, किसी भी तरह की लोगों से डिस्कशन या डेमोक्रेसी जैसी चीज नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यूएसएसआर का टूटना बड़ा ही निश्चित हो चुका था। नॉन अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स पीपल, मतलब लोगों को यूज कर रहे हो, लोगों से टैक्स ले रहे हो, लोगों से काम करवा रहे हो, लेकिन लोगों को अकाउंटेबिलिटी उनके प्रति जवाबदेही नहीं दे रहे हो, आंसरेबिलिटी नहीं दे रहे हो। लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों चाहते हो तुम वॉर, लेकिन लोगों को बताया भी नहीं जा रहा। एंड एमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट सोवरेन सेंटिमेंट्स, और लोगों के अंदर जो सेंटिमेंट्स आ रहे हैं कि हम देश के अंदर आंदोलन करें, अपने देश को आज़ाद कराएं और ख़त्म कर दें यूएसएसआर को, तो ये चीज़ें बढ़ने की वजह से यूएसएसआर आखिरकार टूट ही गया। अब यूएसएसआर टूटने के क्या परिणाम निकले? पहला, जो सदियों से चला आ रहा है इनका, काफ़ी समय से 1945 से जो कोल्ड वॉर चल रहा था, वो 1945 से चलता चलता 1991 के अंदर आकर ख़त्म हो गया। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, मतलब जो दो पोल्स बने हुए थे यूएसएसआर और यूएसए, वो खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड दोनों खत्म हो चुके हैं। एंड इमरजेंस ऑफ हेजीमनी ऑफ यूएसए, मतलब यूएसए का हेजीमनी आ गई। हेजीमनी मतलब होता है वर्चस्व, क्या स्थापित हो गया यहाँ पर? यूएसए का वर्चस्व चालू हो गया। आर्म्स रेस एंडेड, जो हथियारों की दौड़ चल रही थी वो कहीं ना कहीं रुक गई। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत ब्लॉक विद गेव बर्थ टू सीआईएस, और यूएसएसआर के टूटते साथ ही सीआईएस का निर्माण हुआ, मतलब संयुक्त राष्ट्र कुल का निर्माण हुआ जिसमें 15 देश शामिल थे। रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर, अब यूएसएसआर की जो पदवी थी, जो उसके काम थे, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, वो किसने संभाली? वो रशिया ने संभाली। पावर रिलेशन चेंज इन न्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो पावर का रिलेशन है वो चेंज हो गया। पहले पावर बटी हुई थी यूएसएसआर और यूएसए में, अब वो सारी पावर कहीं ना कहीं यूएसए के पास ही पहुंच गई। डोमिनेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, जब यूएसए ये वॉर जीत चुका है तो उसकी ही आइडियोलॉजी फॉलो अप होगी, और ये दोनों आइडियोलॉजी यूएसए की ही थी। फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ऐसी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस बनाई डेवलप्ड कंट्रीज ने, लाइक यूएसए ने। तो यूएसए के प्रभाव से ये बनाए गए संस्थाएं, जिससे कि ये यूएसए बाकी सभी कंट्रीज के अंदर अपना कॉलोनाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देकर अपना ट्रेड स्टैब्लिश कर सके। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब जैसे ही वर्ल्ड वॉर, ये यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, इसके साथ ही यहाँ पर शॉक थेरेपी नाम की एक ट्रीटमेंट आता है, एक चीज आती है। शॉक थेरेपी का मतलब था पहले किसी को बहुत ज्यादा पीट दो और फिर उसको थोड़ा सा उसको मतलब उसको सिंपैथी दे दो, उसको मतलब उसका इलाज कर दो। तो डूइंग ट्रीटमेंट बाय गिविंग शॉक, किसी को पहले शॉक दो फिर उसका ट्रीटमेंट करो, ये कहलाता है शॉक थेरेपी। इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन हुआ जब यूएसएसआर का, तो उसकी जो आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म और कम्युनलिज्म, इन दोनों आइडियोलॉजी को खत्म करके यहाँ पर कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी, पूंजीवाद और लोकतंत्र को लाना ही शॉक थेरेपी था। और इसके लिए कुछ निर्माण करा गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं का। अब इसके अंदर किन चीज़ों को सामने रखा जाता है, आइए देखते हैं क्या फीचर्स थे इसके अंदर। कि जब कैपिटलिज्म लाया गया तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप स्टैब्लिश हो गई, मतलब निजी स्वामित्व आ गया, सारी चीज़ें प्राइवेट के पास चली गई और स्टेट की ओनरशिप कम हो गई और लिमिटेड कर दी गई। एसेट्स वेल्थ ऑफ स्टेट पुट अंडर प्राइवेटाइजेशन, सरकार की सारी संपत्ति प्राइवेट हैंड के अंदर ले आए। प्राइवेट फर्म्स बनाए जाने लगे, कोऑपरेटिव फर्म्स की जगह पर, मतलब खेत भी सरकार के होते थे पहले, अब खेतों को भी प्राइवेट कर दिया। एडॉप्टेड फ्री ट्रेड सिस्टम, कि कोई भी कहीं पर कोई फ्रीली ट्रेड कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, आपस में करेंसी एक्सचेंज करना हो गया। जैसे आज के टाइम पर जानते हो कि जो यूएसए का जो डॉलर है, ये जो डॉलर है ये इंटरनेशनल करेंसी बन चुकी है, ये इसी का इम्पैक्ट था।
डू नॉट एक्सेप्ट एनी आइडियोलॉजी एक्सेप्ट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के अलावा किसी और आइडियोलॉजी को नहीं माना जाएगा। एंड लिंकिंग टू वेस्टर्न कंट्रीज इकोनॉमिक सिस्टम, वेस्टर्न कंट्रीज के इकोनॉमिक सिस्टम को आपस में लिंक करा गया। तो ये सारी चीजें हुई शॉक थेरेपी के अंदर फीचर में। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसका नाम है शॉक थेरेपी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, इसके परिणाम क्या निकले। तो पहला है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर ऑफ रशिया गॉट रूइंड, मतलब बर्बाद हो गया इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, क्योंकि इंडस्ट्री जो रशिया की थी, यूएसएसआर की थी, उनको कोई नहीं पूछ रहा था। इकोनॉमिक आउटकम वर नॉट फेवरेबल, भाई पैसे में भी बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे थे, इनकी इकोनॉमी डाउन होती जा रही थी, अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी। लोअरिंग रशियन करेंसी, रशिया की करेंसी थी रूबल, और रूबल की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरने लगी। अर्लियर सिस्टम जो था सोशल वेलफेयर का, वो खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब किसी तरह का जनता का वेलफेयर नहीं हो रहा था। 90% ऑफ इंडस्ट्रीज, जो 90% उद्योग थे, व्यापार थे, वहां के बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, कंपनियां थी, उन सबको औने पौने दामों पर प्राइवेट इंडिविजुअल लोगों को बेच दिया गया, मजबूर करा गया बेचने के लिए। और इसी को इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल, कबाड़ सेल जिसे कह सकते हैं, उसे जाना जाता है। और इसकी वजह से यहाँ पर गरीबी इतनी आ गई, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं है, तो फूड क्राइसिस आ गया, माफिया इमर्ज होने लगे। जब भी गरीबी आती है तो कुछ लोग जो एडवांटेज होते हैं, पावरफुल होते हैं, वो अपना डोमिनेंस बना लेते हैं, जिसको माफिया रूल या माफिया क्लास कहा जाता है। और रशिया के दो एरिया जैसे चेचनिया और दागिस्तान के अंदर भी अलग होकर इंडिपेंडेंट बनने के लिए मूवमेंट चलाए गए, अलगाववादी आंदोलन चलाए गए। तो ये दो बहुत बड़े आउटकम्स थे शॉक थेरेपी के, चेचनिया और दागिस्तान को। जरूर याद रखें, ये एमसीक्यूज के अंदर भी कई बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हमारा अर्लियर कम्युनिस्ट कंट्री एंड इंडिया। तो भारत और पुराने यूएसएसआर के क्या रिलेशन थे। तो बेटा देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे यूएसएसआर और इंडिया के काफी अच्छे कहीं ना कहीं रिलेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूएसएसआर ने भारत की मदद करी थी जब 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान बांग्लादेश वाला युद्ध चल रहा था। तो अमेरिका की तरफ से भारत पर अटैक होने जा रहा था, और उस अटैक से हमें बचाया था यूएसएसआर ने ही। तो बोथ गिव प्रायोरिटी टू मल्टीपोलर वर्ल्ड, दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड को समर्थित करते हैं कि सिर्फ एक के पास पावर नहीं होनी चाहिए। बिलीव इन कोएग्जिस्टेंस, ये बिलीव करते हैं कि एक साथ मिलकर सब रहें। रीजनल ऑटोनॉमी सबके पास हो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की पावर हो। इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, हमारी देश की नीतियां किसी पर दूसरे पर डिपेंड ना करें। रिजॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को आपस में हम बातचीत करके निपटा लें। तो ये सब हमारे इसके अंदर, फेथ इन यूएनओ पे विश्वास करना, डेमोक्रेसी पे विश्वास करना। और 2011 के अंदर इंडिया और रशिया ने साइन करे 80 बायलेटरल द्विपक्षीय समझौते साइन करें, जिससे आपस में वो और ज़्यादा पास आ गए। इंडिया हमेशा हथियार खरीदता है रशिया से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर। रशिया इंडिया को ऑयल भी एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत के पास अपने खुद के बहुत ज़्यादा रिजर्व्स नहीं है ऑयल के। और इसके साथ साथ हम देखते हैं रशिया प्रोवाइड एटॉमिक एंड स्पेस टेक्निकल असिस्टेंस टू इंडिया। तो भारत को एटॉमिक एनर्जी के अंदर, स्पेस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प रशिया के द्वारा करी जाती है। और दोनों ही बात करी जाए, इंडिया और रशिया, ये दोनों ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है ब्रिक्स, और दोनों ही ब्रिक्स के सदस्य हैं। और 2016 के अंदर दिसंबर में गोवा के अंदर एक मीटिंग हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आपस में मिले और डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इकोनॉमी और इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी सारे इन्होंने एग्रीमेंट्स भी साइन करे थे। तो यहाँ पर बेटा हमने काफ़ी सारे अपने इस चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की हेजमनी होने के क्या कारण थे, क्यों अमेरिका ज़्यादा पॉपुलर रहा। तो मिलिट्री रीजन, इकोनॉमिक रीजन और कल्चरल रीजन, मतलब कि कई तरह से अमेरिका ज़्यादा था। भाई मिलिट्री, अमेरिका का जो सेना पर होने वाला खर्च है, बजट है, वो सबसे ज़्यादा है। उसकी सेना भी काफ़ी बड़ी है, तो वो सैन्य रूप से प्रभावी था। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएस से है। अमेरिका की यूएसएसआर की इकोनॉमी से भी ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा पैसा था इनके पास। ओशन पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल इनका है। इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट एंड एमबी, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ें हैं, ये भी इनके देशों में इन्वेंट हुई हैं। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों पर सबसे ज़्यादा रोल अमेरिका का ही देखने को मिलता है हमें। तो हम देख पाते हैं इसके अंदर कि काफ़ी ज़्यादा इनका रोल होता है। नाउ अब बात करेंगे हम कल्चरल इम्पैक्ट की। तो कल्चरल जो इम्पैक्ट है, सांस्कृतिक, देखो हम जानते हैं कि जीन्स हैं वो कहीं ना कहीं
अमेरिका की ही देन है। फूड का मैकडोनलाइजेशन मतलब मैकडी सभी जानते हैं, जो वहाँ का खाना है, इस टाइप की चीज़ें वर्ल्ड में फेमस होती जा रही हैं और ये यहीं से एक्सपैंड हुई हैं। एक्सपेंशन ऑफ यूएस कल्चर जैसे कि नाइट शिफ्ट में काम करना, हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड में ही नाइट में काम चल रहे हैं आजकल। और सेलिब्रेशन ऑफ वैलेंटाइन डे, ये कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट्स हैं जो अमेरिका से कहीं ना कहीं इजाद हुए हैं। तो बेटा यहाँ पर हम इस क्लास को करेंगे एंड, क्योंकि हमारा यहाँ पर काफ़ी सारा पार्ट खत्म हो चुका है। आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर तुम किसी तरह की इसके अंदर इम्प्रूवमेंट या फिर किसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझना चाहते हैं तो आप सभी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियो और पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।